ये 9 वाला एनसीईआरटी का आपने सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? देखो 10 इन्होंने कहा है इन अ मीटर ब्रिज, ध्यान से पढ़ो आप लोग। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ए, द लेफ्ट ए साइड से लेफ्ट वाले में, जिसमें हम लोग आर लेते थे, है ना। अब उन्होंने कहा इफ एन अननोन रजिस्टर वाई, अब देखो वैसे तो एक्स और वाई लेते थे या आर और एस, अब इन्होंने अननोन रेजिस्टेंस रजिस्टर एक्स इज इन द लेफ्ट गैप एंड इज नोन रजिस्टर वाई इन द राइट गैप। अच्छा, मतलब आर और एस में उन्होंने एक्स और वाई लिया, लेफ्ट को एक्स लेते हैं और राइट को वाई, तो उन्होंने वाई की वैल्यू जो अननोन है उसकी वैल्यू दी, एक्स की नहीं दी, यानी आर अननोन कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकलवाइए क्योंकि नल पॉइंट ऊपर दिया है। व्हाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन अ ब्रिज स्टोन ऑफ मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर वायर्स। स्ट्रिप्स, वायर्स नहीं लिखा, स्ट्रिप्स लिखा, स्ट्रिप्स और वायर्स एक ही बात। देखो मैंने आपको बताया था कि वायर, थिक वायर लेने का क्या एम है, कुछ आंसर्स कॉमन होते हैं, जरूरी नहीं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कह दिया जाता है कि वायर थिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस इन्वर्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया अगर ज़्यादा है, वायर थिक है, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो जब कम रेजिस्टेंस होता है तो बड़े आराम से करंट, अगर हमारी बैटरी बहुत ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, जैसे मीटर ब्रिज की 1.5 वोल्ट की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वोल्ट की, तो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया तो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। इसलिए रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए एक ये भी तरीका होता है कि हम वायर को थिक लें, थिक लेके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो आपका रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, अभी इसको निकालेंगे मैथमेटिकली। अब उन्होंने इसे 3 पार्ट दिए। सेकेंड में कहा उन्होंने डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द अबव ब्रिज इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। चलो देख पर करते हैं, पूरा नहीं पढ़ते, सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 10 है, 10 का ए पार्ट। देखो आपका ये 1 मीटर का वायर है, इसमें ये तो आपका आर या एक्स है, और इधर लेफ्ट ये ए पॉइंट है जहां से नल पॉइंट आएगा, ये आपका एस या वाई है। तो आपको इसकी वैल्यू दे दी उन्होंने, और इसकी वैल्यू दी कितनी है 12.5, और इस कंडीशन में नल पॉइंट कहाँ दिया है 39.5 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड आउट क्या करना है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स या आर, ठीक है, ये निकालना है। तो देखो आपने पढ़ा था P/Q, ब्रिजस्टोन का प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इज इक्वल्स टू R/S। अब P L के इक्वल है और ये 100 माइनस L, क्योंकि नल पॉइंट जहां आता था उसको P मान लेते थे, और उधर 100 सेंटीमीटर का स्केल है मीटर ब्रिज में, तो दूसरे साइड से वो कितना डिस्टेंस हुआ 100 माइनस L। और ये सारी चीजें आप पढ़ भी चुके हो, कर भी चुके हो। अब R आपका निकालना था अननोन रेजिस्टेंस, और S है 12.5, तो R की वैल्यू हो गई L इंटू 12.5 अपॉन 100 माइनस L। तो देखो L आपको दिया 39.5 और ये है 12.5, और देखो ऐसी कैलकुलेशंस भी बोर्ड में आती है, सीबीएसई बच्चे आप ध्यान से समझो, क्योंकि आईएससी में कैलकुलेटर अलाउड है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन आपके यहाँ ऐसी वैसे भी टिपिकल कैलकुलेशंस आ जाती हैं। तो कैलकुलेशन आपको साइड में लाइन खींचे तुरंत किया करो, ये नहीं कि आप क्लास में तो मैं आपको देखती रहती हूँ कि कौन कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है, टोकती भी हूँ, बराबर डांटती भी हूँ। अब लेकिन आप घर पे बैठ के क्या कर रहे हो मैं नहीं देख पा रही हूँ,
तो बिल्कुल कैलकुलेटर मत चलाना, नहीं तो आप बहुत सिंपल कैलकुलेशन में भी फिर गलतियां करोगे। साथ में रफ कॉपी रखो, पेन रखो, इमीडिएटली आप कैलकुलेट करो। जब आप बार बार प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस बार बार करोगे तो अपने आप स्पीड फास्ट होगी। बहुत तेज बच्चे कैलकुलेशन करते हैं। और ये 100 माइनस 39.5, ठीक है, जो कि आपका सॉल्व करके, मैं आंसर मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है 12.5, क्योंकि चेक किया आंसर, कोई मिस्टेक ना हो इसलिए। और ये आया आपका, माइनस करोगे तो 60.5, और इसकी वैल्यू आपकी निकल के आई 8.16 ओम। तो ये आपका आर निकला इतना, ठीक। अब आपको ये तो मालूम ही था कि सिंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और थिक वायर के लिए एरिया इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस रिड्यूस हुआ। तो टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस of wire of meter bridge या strip of meter bridge we take thick wire, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखो, determine the balance point of the above bridge if x and y are interchange। अब सुनो, बी पार्ट डायरेक्ट कर सकते हो। if x and y are interchanged, देखो जब आप P की जगह Q लिख दो, इंटरचेंज करो, यानी ये P अपॉन Q को आप अगर लिखो Q अपॉन P, तो अंडरस्टूड है कि R अपॉन S क्या हो जाएंगे, S अपॉन R, ठीक। या आप R और S को, उन्होंने कहा X और Y को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि अगर आपने R अपॉन S को S अपॉन Y कर दिया, तो भाई ऑटोमेटिकली ये भी तो इंटरचेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो। 100 माइनस एल अपॉन एल, तो जो नल पॉइंट आपका पहले आर पे 12.5 के लिए आ रहा था 39.5, और आपने इनको इंटरचेंज कर दिया आर और एस को, ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे, बात समझ रहे हो। तो अब नल पॉइंट कहाँ पे आएगा, 100 माइनस एल, ठीक है। तो मैं ओरली बोल रही हूँ, नोट्स मैंने प्रॉपर लिखा है कि if x and y are interchanged, L and 100 minus L are also interchanged, ठीक। Therefore position of null point becomes 100 minus L, पहले L था, अब जब इंटरचेंज इनको करा तो ये भी इंटरचेंज हो गए, तो नल पॉइंट कहाँ आएगा, ठीक है, 100 minus L। तो if x and y are interchanged, comma L and 100 minus L are also interchanged, बात समझ में आ गई। Therefore L dash कितनी अब हो गई, न्यू बैलेंस पॉइंट 100 माइनस L। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट, नहीं तो आप गलती करो कि दोबारा से आप सॉल्व करो, इसको ऊपर रखो 12.5, इसको R और इसको L को निकालो, तो आप देखोगे सॉल्व करके यही आएगा। तो अब ये कितना हुआ, 100, पहले नल पॉइंट 39.5 पे आया था, अब ये कितने पे आएगा, 60.5 सेंटीमीटर। देखो सीधा तरीका बताओ, अगर आपका ये है 2/3 और ये x अपॉन y है, अगर आपसे कहें कि y अपॉन x निकालो, इंटरचेंज कर दिया y अपॉन x, तो भाई इसको कैलकुलेट क्या करना है, ये 3/2 हो गया, ये भी इंटरचेंज हो गए, बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड आप क्या उनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हो, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इंटरचेंज हुई, अगर आप राइट को करते हो तो लेफ्ट हो गई। तो जब r और s को इंटरचेंज करेंगे, l और 100 माइनस l लेफ्ट में, वो भी इंटरचेंज होगी, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट इन्होंने क्या कहा, ये क्वेश्चन भी पूरा बोर्ड में आ चुका कई बार, मतलब इस टाइप का ये भी आया, इस टाइप का भी आया। सी पार्ट इन्होंने कहा व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। मैंने क्या बताया था, याद है कि भूल गए, मैंने आपको जिस समय मीटर ब्रिज पढ़ाया है उसमें मैंने नोटेड पॉइंट में भी लिखवाया है कि एक बार हम पी क्यू आर एस को सेट कर लें,
ठीक है, और नल पॉइंट निकाल लें। जब एक बार आपका बैलेंस पॉइंट आ गया, गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, तो उस समय गैल्वेनोमीटर वाली डायगोनल वाली ब्रांच के इक्विपमेंट, तो उसमें दो ही होंगे, गैल्वेनोमीटर और की। और जो अपोजिट डायगोनल था एसी, जिस पे नीचे आप क्या लगाते थे, बैटरी, की और रियोस्टेट। तो जब एक बार आपका नल पॉइंट आ गया तो आप उन डायगोनल के इक्विपमेंट्स को इंटरचेंज कर लो, यानी ए और सी के बीच में तो गैल्वेनोमीटर और की कनेक्ट करो, और बी और डी के बीच में क्या कनेक्ट करो, की, बैटरी, की, रियोस्टेट। आप देखोगे कि अभी भी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं, अभी भी ब्रिज आपका बैलेंस है। क्यों? क्योंकि अब जो आपके पी और क्यू ऐसे थे, वो पी और क्यू ऐसे हो गए, और आर और एस इधर वाले हो गए। बात समझ में आ गई? तो इसमें मैंने इसीलिए कहा था कि इन आर्म्स को हम लोग क्या कहते थे, कॉन्जुगेट आर्म्स। याद है कि नहीं? तो हाँ, विदाउट नल पॉइंट आप इंटरचेंज करोगे कुछ और आंसर आएगा। जब आप एक बार गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट ऑब्टेन कर लेते हो एक बार, उसके बाद आप अगर उनकी वैल्यूज को इंटरचेंज भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि इनको कॉन्जुगेट आर्म ही इसलिए बोला, आर्म्स इसलिए बोला गया कि एक बार आपने नल पॉइंट निकाल लिया, ठीक, और अब पहले बी और डी का पोटेंशियल आप जीरो कर रहे थे, डिफरेंस, ताकि गैल्वेनोमीटर में करंट ना जाए। अब आपका ए और सी का ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा, क्योंकि इधर वाले जो इधर लगे, ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्यू हो गया। पहले ऐसे था पी और क्यू, अब पी और नीचे जो आर लगा था वो क्यू हो गया, पी अपॉन क्यू, और इधर क्यू अपॉन आपका एस था, तो वो क्या हुए, आर अपॉन एस। तो अभी भी ब्रिज बैलेंस है, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। समझ रहे? तो एक बैटरी, की, रियोस्टेट एंड गैल्वेनोमीटर are interchanged, comma, galvanometer shows still zero deflection, it has no current। और इन आर्म्स को इसीलिए कॉन्जुगेट आर्म्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो ए बी सी तीन पार्ट है, ये जब भी आएगा 3 नंबर से कम में नहीं आएगा। इसके बाद आप करो क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ो 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने क्या कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो सब लोग। 11 में उन्होंने कहा है अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट। मुझे लग रहा है ये मैंने एक्सरसाइज में करा दिया क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ लग रहा है आपसे डिस्कस किया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से समझ लो। हो सकता है पहली बार में किसी एक बच्चे को कोई डाउट हो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance, इसका internal resistance कितना है, 0.5 ohm, is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? पहले तो सेकेंड पार्ट बताओ, फिर मैं फर्स्ट पार्ट कराऊँ। चार्जिंग सर्किट में एक हैवी देखो आप 15.5 है, काफी ज्यादा है। चार्जिंग सर्किट में 15.5 का एक हैवी रेजिस्टेंस लेने का क्या पर्पस है? तो कुछ मैंने जनरल क्वेश्चन बताए थे आपको। क्या बताए थे? जब आपके पास बैटरी लो है, जैसे 1 वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट की है, या 2 वोल्ट की है, तो ये लो है, तो उसमें कभी भी सीरीज रेजिस्टेंस हाई नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वैसे ही उसकी करंट इतनी कम आएगी और आपने सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, तो वो करंट को क्या करेगा, वो और ऑफसेट करेगा। समझ रहे हो? तो सर्किट में ऑटोमेटिकली लो टेंशन बैटरी की करंट लो होती है, तो उसको हमें बढ़ाना पड़ता है। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर लेना है तो उसको मिनिमम करो। सबसे आसान तरीका हो जाता है कि आपके पास सेल है, आप उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो कर लो, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस लो करने के तरीके क्या होते हैं? तो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस 3 फैक्टर पे बताया था, डिपेंड करता है। प्लेट का डिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डाइल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो अगर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करना है तो आप उसको डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाओ, डाइल्यूट कर दो, तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, आयंस फ्रीली मूव करेंगे, तो उससे रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो लो टेंशन बैटरी जो कम वोल्ट की है,
फॉर एग्जाम्पल 2 वोल्ट्स, उससे हम ज़्यादा करंट ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस को मिनिमम कर दिया। दूसरे सर्किट में अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाना है तो कोशिश ये करें वो भी मिनिमम हो, ताकि हमारी 2 वोल्ट की लो टेंशन बैटरी सफिशिएंट करंट दे। अब अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे इसमें जो आपका कर क्वेश्चन है 11, इसमें उन्होंने कहा है व्हाट पर्पस ऑफ हाई रेजिस्टेंस यूज्ड विद डीसी चार्जर इन सीरीज, कि डीसी चार्जर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का क्या पर्पस हुआ? तो हमारा एक ही पर्पस है। 120 वोल्ट का डीसी चार्जर आप देखोगे, 120 वोल्ट बहुत होता है, क्योंकि हमारा ऊपर सेल जिसको वो चार्ज कर रहा है 8 वोल्ट है कि नहीं? तो डीसी चार्जर 120 वोल्ट के हिसाब से बहुत अच्छी करंट देगा सर्किट में, स्ट्रॉन्ग करंट। तो कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, क्योंकि जब करंट ज़्यादा होती है तो आप ये याद रखो, V = W अपॉन आपने क्यू पढ़ा है, तो W वर्क डन या एनर्जी है ना, ये V इंटू क्यू हुआ। आप V को लिख सकते हैं I इंटू R, ठीक है, और Q को आप क्या लिखोगे? I इंटू T। तो ये आपका I² RP ये हो गया, और इसी को हम लोग कहते हैं जूल्स हीटिंग, तो इसको हीट एनर्जी भी बोलते हैं। तो करंट जब भी ज्यादा होगी तो जूल्स हीटिंग बहुत होगी, क्योंकि उसका स्क्वायर है। तो जब जूल्स हीटिंग का मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी अप्लायंस में करंट पास करते हो तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। अब गर्म क्यों होता है? किसी भी कंडक्टर में करंट कब जाती है? ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। ये आपका कंडक्टर है, इतना बड़ा। अब इसमें करंट कब आएगी? जब आप इधर से बैटरी लगाओगे, सोर्स ऑफ ईएमएफ, और जैसे ही आपने बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन जो जहां है वहां से वो ड्रिफ्टिंग करते हैं। तो क्यू में आने में ड्रिफ्टिंग प्रोसेस में वो मेटल के आयन से कोलिजन चलते हैं, उनके पॉजिटिव आयन से, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और रेजिस्टेंस क्या करेगा? चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करना चाह रहे हैं, मूव करना, और कोलिजन उनको क्या करते हैं? रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। आप रेस में बहुत तेज दौड़ रहे हो और कोई आपसे एकदम टकरा जाए प्लेयर, तो अब आप दोबारा उस स्पीड को गेन नहीं कर सकते हो। आपकी सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो आपने एकदम से गेन करी थी दौड़ के, वो उससे टकराते ही, उस बैरियर के हर्डल के आते ही आपकी जीरो हो गई। नहीं भी जीरो हो गई तो बहुत मिनिमम हो गई। अब दोबारा से उसको आपको गेन करना है। तो वही चीज़ यहाँ है कि जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी जहाँ है वो क्यू में आते हैं, सारे बीच में लाइन में, और इस प्रोसेस में, ड्रिफ्टिंग प्रोसेस में, वो किससे टकराते हैं? विद मेटल के आयन से। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इतने बढ़ जाते हैं कि जिससे सर्किट में रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। फिर टकराए, फिर आगे, फिर टकराए, फिर आगे बढ़े, फिर टकराए, ये प्रोसेस चलता है। तो इस प्रोसेस में कंडक्टर क्या होगा? गर्म हो गया, भाई एनर्जी वेस्ट हो रही, आप दौड़ के जा रहे, टकरा गए, आपकी एनर्जी सब वेस्ट हो गई। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी आफ्टर कोलिजन एनर्जी लॉस हुई, और लॉस्ट एनर्जी कहाँ आ जाती है? जूल्स हीटिंग की फॉर्म में। समझ रहे हो? दौड़ के एकदम से रुक जाओ, बहुत तेज दौड़ के आओ और खड़े हो जाओ, उस मोमेंट पे आप देखो आपको कितनी गर्मी लगती है, क्योंकि आपकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल रही है। लगती है कि नहीं? सेम चीज़ यहाँ, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, बार बार एक तो कोलिजन हो रहे हैं, टकराते जा रहे हैं पॉजिटिव आयन से, पर ड्यू टू वेरी वेरी हाई एक्सेलरेशन वो दोबारा दौड़ गए। मैंने आपको हाई एक्सेलरेशन बताया था डेरिवेशन में कितना होगा, 10 और 11 के आसपास। तो उस एक्सेलरेशन के कारण टकराए, वेलोसिटी जीरो हुई, फिर दौड़ गए, फिर टकराए। तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाते हैं तो ड्रिफ्टिंग होती है, और ड्रिफ्टिंग में कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के आयन से टकराते हैं, और इस कोलिजन के कारण ही कंडक्टर का बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, बढ़िया। और वो रेजिस्टेंस आयंस को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में रोकता है, चार्ज पार्टिकल को, जिसके कारण रेजिस्टेंस आता है, और वो रोक रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। और वही एनर्जी हीट एनर्जी H से लिखते हैं कि फॉर्म में I² RT अपीयर होती है। तो हीट एनर्जी I² RT ही होती है। तो अगर हीट एनर्जी आप कम करना चाह रहे हो तो करंट को मिनिमाइज करो,
तो करंट को मिनिमाइज कैसे करोगे? उसके लिए सर्किट में सीरीज रेजिस्टेंस हाई कर दो, समझ रहे हो? तो अगर कहीं पे भी हाई टेंशन बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी है, और तो वहाँ आपको सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ेगा? जूल्स हीटिंग को बचाना है, यानी आई को मिनिमम करना है। और आई मिनिमम कब होगा? जब आप रेजिस्टेंस उसमें मैक्सिमम कर दो। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस का क्या ऑप्शन है? सीरीज में हाई रेजिस्टेंस रखा। तो इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, मैं आपको जनरल बताती हूँ कि कभी आपसे पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन में कि सीरीज में हाई रेजिस्टेंस क्यों हम यूज करते हैं, तो आप क्या लिखोगे? टू अवॉइड जूल्स हीटिंग, टू अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग, वी मिनिमाइज करंट, hence या to avoid short joule heating, to avoid short circuiting, we minimize current by using a high series resistor। तो एक सेंटेंस बिल्कुल याद कर लो, जब आपकी लो टेंशन बैटरी है तो आपको करंट बढ़ानी पड़ेगी। लो टेंशन की ऑलरेडी करंट कम है, तो आप क्या करोगे? बाय यूजिंग लो रेजिस्टेंस वी इंक्रीज करंट, समझ गए? और बैटरी है तो लो इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ रहे हो? क्योंकि बैटरी हमारी है, हमारे पास है, तो हम अपने ही रेजिस्टेंस को लो कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को। एक्सटर्नल तो हमें नहीं मालूम बैटरी कहाँ लगानी है, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास चॉइसेस हैं कि आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को चेंज कर सकते हो, तो दोनों को मिनिमाइज कर दो, समझ रहे हो? करंट को बढ़ाने के लिए। लेकिन आपके पास हाई टेंशन बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी, जैसे कि इस क्वेश्चन में डीसी चार्जर 120 वोल्ट, तो ऑलरेडी 120 वोल्ट का वोल्टेज इतना ज़्यादा है कि उसकी करंट बहुत स्ट्रांग होगी। तो सीरीज में रेजिस्टेंस आप नहीं अगर लगाओगे तो करंट बहुत स्ट्रांग है, जूल हीटिंग बहुत ज़्यादा हुई, इतनी हुई कि तार आपका गर्म होके पिघल गया और मेल्ट करके जैसे ही टूटा तो शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। टूट के कहीं गिर गया तो आग भी लगा देगा तुरंत, क्योंकि उस समय उसका टेम्परेचर 700, 600, 400 से ऊपर होता है। मेल्ट जिस समय कॉपर का वायर मेल्ट करता है, आप देखना कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 700 से ऊपर होगा, तो मेल्ट करके टूटा और गिरा तो इतना गर्म हीटेड कॉपर का जहाँ भी लिक्विड मेल्टेड कॉपर गिरेगा तो कितना भी रस गिरने में, बूंद टपकने में कितना ठंडा होगा? ज़्यादा ज़्यादा 400, 500, 100 डिग्री सेल्सियस कम ठंडा हुआ। तो 400 डिग्री सेल्सियस का, 500 डिग्री सेल्सियस का कोई भी चीज़ हीटिंग फिलामेंट गिर गया कहीं, कागज पे गिर गया, कागज तुरंत बर्न हुआ, कपड़े पे गिर गया, आग लग गई, लकड़ी पे गिर गया, आग लग गई। और जितनी भी शॉर्ट्स होती है सब में काउंटर छोटे छोटे बनाते हैं, सब वुडन होता है काम, तो इसलिए शॉर्ट सर्किटिंग से आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब क्या करते हैं शॉपकीपर्स? सेफ्टी के लिए MCB होती है, सब डाउन करके आते हैं, पूरी सेफ्टी मेजर्स को लेके आते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट आपका इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। चलो अपने आप कोशिश करो सॉल्व करने की, सब लोग सर्किट डायग्राम बनाओ, ट्राई करो। ये आपका एक 8 वोल्ट का सेल और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस उन्होंने 0.5 ओम दिया था, ये पॉजिटिव एक ये नेगेटिव। अब इसको चार्ज किससे करना था? डीसी चार्जर। डीसी का मतलब एक बड़ा सेल या बैटरी बड़ी, डीसी में भी सेल की तरह, डीसी भी सेल ही है, ये भी डीसी है प्लस माइनस, और ये 120 वोल्ट है, ठीक है? और इसके साथ सीरीज में उन्होंने एक हाई रजिस्टर लगाया है 15.5 ओम। अब करंट इससे नहीं जाएगी, आपका सर्किट तो पूरा सीरीज है, करंट तो एक ही होगी। और मैंने बहुत बार बताया कई क्वेश्चंस में कि जब दो बैटरी लगी हो एक ही उसमें लाइन में, ब्रांच में, तो जिसका या प्लस से प्लस जुड़ा हो, माइनस से माइनस, तो ये पैरेलल हो गई, तो इफेक्टिव ईएमएफ काम करता है। और इफेक्टिव ईएमएफ को कैसे निकालते हैं? जो ग्रेटर वोल्टेज है उसमें से माइनस करके। तो करंट डीसी चार्जर की जाएगी ऐसे, इसको आप अगर टर्मिनल को ए बी लेते हो, इसको आप BC ले, CD ले लो या XY ले लो, तो सबसे पहले तो करंट निकालो, तो E इफेक्टिव अपॉन R प्लस स्मॉल r। अब E इफेक्टिव हमेशा याद रखना, दो सेल एक ही ब्रांच में है, सीरीज में हो तो जुड़ जाएंगे, ऐड कर लो दोनों को, पैरेलल में हो तो बड़े वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दो, और R कितना हुआ 15.5 और ये प्लस 0.5, तो ये आपका 1112 अपॉन 16, ये 7 एम्पियर आ गई। अब देखो
ये तो पहला पार्ट हुआ। टर्मिनल वोल्टेज मैं दोनों तरीके से निकाल के बताती हूँ। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल यानी VAV, 8 वोल्ट सेल की टर्मिनल वोल्टेज निकालती है। तो सेल कहाँ कनेक्टेड है? A और B के बीच में, ठीक है। तो अब आप देखो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? E माइनस आई आर। पर यहाँ हम सेल को करंट दे रहे हैं। देखो डीसी चार्जर का पॉजिटिव टर्मिनल सेल में करंट भेज रहा है। तो व्हेन करंट इज गिवन टू द सेल, टर्मिनल वोल्टेज एक्सीड्स EMF, उससे ज्यादा हो जाती है। तो आप इसको ऐड कर दोगे, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, 11.5 वोल्ट आ गया। और आप इससे भी निकाल के देख सकते हो इस वाले से, क्योंकि देखो ये प्लेन वायर है, ये प्लेन है, तो A का पोटेंशियल X का इक्वल होगा और B का और Y का सेम होगा, क्योंकि प्लेन तार है। मैंने बताया था जहां जहां प्लेन तार कनेक्टेड हो वो सारे पॉइंट सिमिलर पोटेंशियल के होंगे। तो A, B या X और Y दोनों एक ही हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज जो डीसी चार्जर की होगी यहाँ पे, वही इसकी होगी टर्मिनल वोल्टेज इन XY। तो देखो VXY इज इक्वल्स टू E, आप E डैश मान लो इसको E। अब ये माइनस आई आर, तो ये आपका 120 माइनस 7 और R 15.5। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ये 8.5 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? 8.5 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।